हेलो बच्चों, तो क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का बायो का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए आज विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराते रहिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वर्ड का मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो जैव का मतलब होता है जीव। ये जो जैव है, जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, तो कोई भी जीव में जीवन को बनाए रखने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि ये प्रक्रम है, यानी कि प्रक्रिया है एक प्रकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है जीवन को बनाए रखने के लिए, उसको हम आज पढ़ते हैं और देखते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पता लगाना है कि कोई भी जीव को कैसे पता लगाएं कि वो सजीव है या निर्जीव। जीव के बारे में हम लोग को जानना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो जीव है ये निर्जीव है या सजीव है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव? तो आप लोग बोलेंगे कि जो दौड़ सकता है, जो चल सकता है, वो सजीव है। ठीक है, मानते हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, आप लोग सही सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। ये किसी भी जीव को जानने के लिए सजीव है अथवा निर्जीव है, ये पर्याप्त नहीं है, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो किसी भी जीव को पता लगाने के लिए हम दो प्रकार से पता करते हैं कि मतलब वो सजीव है या निर्जीव है। तो हम देखेंगे कि सजीव को हम दो दृष्टि से देखते हैं। कौन कौन से दृष्टि से? पहला, सामान्य मापदंड। सामान्य मापदंड एक है नॉर्मल, मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। हम लोग जब गांव में या अपने मोहल्ले में देखते हैं कि मतलब कि सिंपल, हम किसी आदमी को कैसे जानते हैं कि वो जिंदा है या वो जीवित है या सजीव है। कोई आदमी चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि सजीव है। ठीक है, लेकिन एक होता है वैज्ञानिक मापदंड। वैज्ञानिक मापदंड, ठीक है। तो सामान्य मापदंड के अनुसार हम शॉर्टकट में आपको बताते चल रहे हैं कि सामान्य मापदंड उसको बोलेंगे कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी जीव दृश्य गति अगर उसमें हो रही है, दृश्य गतियां हो रही है, जैसे कि मतलब ऐसा गति जिसे हम देख पाए, जिसे हम समझ पाए, जिसे हम महसूस कर पाए, तो उसको बोलते हैं सामान्य मापदंड। यानी कि इसमें दृश्य गतियां होती हैं, दृश्य गतियां होती है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे हम चल रहे हैं, ये दृश्य हो रहा है, सब आदमी देख रहा है, दृश्य गति है। ठीक है, कोई बिल्ली दौड़ रही है, ये भी दृश्य गति है। ठीक है, भैंस जो है जुगाली कर रहा है, दृश्य गति है। पक्षी उड़ रही है, ये भी दृश्य गतियां हैं। ठीक है, तो ये गति जो है हमको पता चलता है कि वो कोई भी जीव है या कोई भी वस्तु है वो जीवित है। हाँ, तो ये क्या पर्याप्त है सामान्य मापदंड? नहीं। कैसे? रेलगाड़ी भी गति करती है, हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो ये सजीव तो नहीं है, इसलिए ये पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोग को लाना पड़ा वैज्ञानिक मापदंड। वैज्ञानिक मापदंड में मुख्य रूप से अदृश्य गतियां होती है, अदृश्य गतियां। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज को सुन के नोट कर सकते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पर। वैज्ञानिक मापदंड में होता है अदृश्य गतियां, यानी कि ऐसा गति जो आप देख नहीं सकते हैं। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो पेट में पाचन होता है, वो भी एक प्रकार का गति है। हम श्वसन करते हैं तो शरीर के अंदर ब्लड चलता है, दौड़ता है, वो भी एक प्रकार का गति है। तो ये अदृश्य गति है जो बाहर से दिखता नहीं है। ठीक है,
तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण सब अदृश्य गतियां हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। अदृश्य गतियां को हम बोलते हैं आणविक गतियां। इसको हम बता दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, ये एक प्रकार का आणविक गति होता है। क्यों आणविक गतियां होती है? क्योंकि ये छोटे स्तर पर गति होता है, अणु के स्तर पर। हमारे शरीर में छोटे छोटे अणु है, कोशिका है, तो अणु के स्तर पर गतियां होती है, इसलिए इसको आणविक गतियां बोलते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में समझ लिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। सॉरी, जीव जो होता है उसको हम कैसे जानते हैं कि सजीव है या निर्जीव? शॉर्टकट में समझ लिए। प्रक्रम मतलब प्रोसेस। अब हमसे कोई पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, सवाल यहां पर यह भी आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपका जवाब है कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है, प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया, प्रोसेस है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए, आप नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए, ठीक है, जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जो प्रक्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए तथा जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हो, उसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा। जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम जीवन को बनाए रखते हैं या उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, शरीर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको समझ में नहीं आ रही कि ये अनुरक्षण क्या है, शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है, तो इसके इंग्लिश मीनिंग से आपको पता चलेगा कि अनुरक्षण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। स्पेलिंग माइंड मत कीजिएगा, हो सकता है गलती भी हो सकता है। तो अनुरक्षण को मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम मेंटेन करके चलते हैं, कोई भी, जैसे बाइक है, तो बाइक चला रहे हैं तो उसको टाइम टाइम पर सर्विसिंग कराना होता है ना, तो उसको मेंटेनेंस बोले। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही है, जैसे कि हम शरीर से काम कर रहे हैं या फिर हमारे शरीर में कहीं खरोच आ गया तो उसको मेंटेन करवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे। हाँ, कुल मिलाकर हम मरम्मत बोल सकते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसा प्रक्रिया जो हमारे शरीर के मरम्मत में काम है या फिर जीवन को बनाए रखने के लिए काम है, जैसे सांस लेना, सांस नहीं लेंगे तो जीवन खत्म, या फिर कहीं पर कोई अंग में टूट फूट गया तो उसको हम मरम्मत करेंगे। अब मरम्मत कैसे होगा? कोशिका विभाजन से, तो वो भी एक प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है। तो ये सारे प्रक्रिया जो है जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक है, इसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे उत्सर्जन, श्वसन, कोशिका विभाजन, ये भी जैव प्रक्रम है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले क्या है, जैव प्रक्रम, सारे प्रक्रम अगर शरीर में हो रहे हैं तो वो किस आधार पर हो रहे हैं, मतलब किसके हेल्प से हो रहे हैं, किसके सहायता से? तो पोषण के सहायता से। अगर हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो सारे प्रक्रम बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग के लिए समझना ये जरूरी है कि आखिर पोषण कहते किसको हैं। तो हम आप लोग के बता दें कि पोषण को सबसे पहले हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए या फिर बॉडी के विकास के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में विकास के लिए जो भी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। अच्छा, ये हमको पोषण कहां से मिलती है? तो ये पोषण हमें मिलती है पोषक तत्वों से। कहां से मिलती है? पोषण हमें पोषक तत्वों से मिलती है। ठीक है, अब पोषक तत्व क्या है? ये पोषक तत्व कौन सी बला है? तो पोषक तत्व जो है, सबसे पहले पोषण तो हमें मिल गया। अच्छा, पोषण क्यों जरूरी था ये भी बता दिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। नहीं पोषण मिलेगा तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे हम। तो हमको पोषक तत्व चाहिए। अच्छा, पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व
यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व हम बोलेंगे कि पोषक तत्व एक घटक है। एक क्या है? घटक है। या पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व पोषण का स्रोत है। पोषण का स्रोत है। ठीक है। पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व एक घटक है, माने एक मटेरियल है। ठीक है। या फिर हम उसको बोल सकते हैं पोषक तत्व जो है एक प्रकार का जरिया है पोषण प्राप्त करने का। ठीक है। यानी कि स्रोत है। यहीं से मतलब कि पोषक तत्व से ही हमको पोषण मिलता है। जैसे आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक, ये सभी हमारे पोषक तत्व हैं और इन्हीं से हमें हमारे शरीर को पोषण मिलता है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। आगे बढ़े। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि पोषण कितने प्रकार से होते हैं। विधि बताना है आपको, कितने विधियों से होता है। मुख्य रूप से पोषण दो प्रकार से होते हैं। ठीक है। दो प्रकार से। एक होता है पहला स्वपोषी पोषण, ये एक विधि है पोषण प्राप्त करने का, स्वपोषी पोषण द्वारा। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक। तो स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं हरे पौधे अथवा कुछ जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब कि हरे पौधे जितने भी इस वर्ल्ड में, इस धरती पर जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पादप हैं, हरे प्लांट्स हैं, या कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, खुद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? स्वपोषी पोषण। ठीक है। जैसे में हरे पौधे में तो आप लोग सब जान रहे होंगे, हमारे आसपास जितने भी नीम, आम, जामुन, हरे पौधे जितने भी हैं, छोटे छोटे पौधे हुए हैं, जैसे कि बैगन का सब्जी है ना, आलू, गोभी, सारे जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी पत्तियां हरी होती है, वो सब स्वपोषी पोषण करते हैं। मतलब कि उनका जो पोषण प्राप्त करने का विधि जो है, नियम जो है, वो स्वपोषी पोषण जैसा है। ठीक है। और कुछ जीवाणु भी होते हैं, जैसे में हम आपको एक आध जीवाणु का नाम बताते हैं। एक जीवाणु है युगलिना। युगलिना जो होता है ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक है। इसलिए हम कुछ जीवाणु लिखे यहां पर। तो युगलिना जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, और हरे पौधे में सारे पौधे जितने हैं, और वो क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण द्वारा अपना विधि प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। हरे पौधे में हम आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दें, एक इंटरेस्टेड बात, कि शैवाल जो है, शैवाल ये भी एक प्रकार का पौधा है। शैवाल धरती पर ऐसा पौधा है जो सबसे तेज अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। इनमें सबसे स्पीड में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि सबसे स्पीड में अपना भोजन ये बना पाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्वपोषी पोषण, जो खुद से अपना भोजन संश्लेषित किया उसको स्वपोषी पोषण बोले। जो जीव या जो पौधा खुद से अपना भोजन ग्रहण करता है उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है। जो खुद से भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे मैं मान लो कि हम बोल दिए नीम का पेड़, ये एक प्रकार का स्वपोषी है क्योंकि खुद से भोजन बनाया। शैवाल स्वपोषी है, हाँ, लेकिन किस विधि से भोजन ग्रहण किया? तो स्वपोषी पोषण, उस विधि का नाम हो जाएगा स्वपोषी पोषण विधि से। ठीक है। जीव को बोलेंगे स्वपोषी और उस विधि को बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है। आगे बढ़े।
अगला है हमारा दूसरा विधि जो है भोजन ग्रहण करने का, वो है विषम पोषी पोषण, यानी कि विषम पोषी, स्वपोषी यानी कि स्वयं अपना पोषण प्राप्त करना, विषम पोषी यानी कि स्वयं पोषण नहीं प्राप्त कर सकता, ये दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, ये भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे देखो पशु, पहला क्या है पशु, धरती पर जितने सारे पशु हैं, जितने सारे कीड़े हैं, जितने सारे जानवर हैं, सारे के सारे विषम पोषी हैं, मतलब अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हम लोग भी पशु में आते हैं, मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग बुद्धिजीवी पशु हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज हम लोग के पास में, हम लोग भी पशु ही हैं, लेकिन हम लोग के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए तो हम आज धरती से चांद पर पहुंच गए हैं, है ना। तो पशु में हम लोग आएंगे तो पशु हम दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो खाना खुद से बनाते हैं, हमारी मम्मी किचन में खुद से खाना बनाती है, दूसरे पर कहाँ निर्भर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। खुद से खाना बनाने का मतलब उसको बोलते हैं जैसे कि पेड़ पौधा को किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, वो किसी भी जीव का हत्या नहीं करते हैं, किसी भी हरे पौधा, जैसे कि हरे पौधा भी एक प्रकार के जीव होते हैं, तो उनका वो मतलब कि काटते उठते नहीं है, उनको मारते नहीं है, वो किसी को बिना नुकसान पहुंचे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पौधा को खा जाते हैं, पौधा भी एक प्रकार के जीव है, तो ये किसी भी जीव को हम एक तरह से उसको हम मार दिए तो वो स्वपोषी पोषण नहीं हुआ। स्वपोषी कब होते हैं, जैसे कि हम धूप में खड़ा हो जाते हैं और धूप में खाना बन जाता और हमारा पेट भर जाता, तो उसको बोलते हैं कि स्वपोषी पोषण हो गया। हम में भी, तो हम लोग को धूप में रहने से तो पेट नहीं भर सकता है ना, तो हम विषम पोषी पोषण करते हैं। ठीक है, तो पशु, कवक, जो फंजाई जिसे बोलते हैं, कवक सारे विषम पोषी होते हैं, मतलब दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कवक जो वो ब्रेड पर लग जाते हैं व्हाइट कलर के, या फिर रोटी पर लग जाते हैं ज्यादा दिन हो जाने से, तो कवक उसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ कि हम आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स उसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स ऐसा जीव है जिसके कोशिका में केंद्रक जो है साफ साफ नहीं दिखता हो, केंद्रक जो होता है स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, और जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो हम लोग के कोशिका में केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, तो हम लोग यूकैरियोट्स हैं, सब इस ग्रुप में आते हैं। और जिस कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जीव जो हैं प्रोकैरियोट्स, उनमें केंद्रक साफ साफ नहीं दिखाई देता है, और वो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हो गए, कवक हो गए, पशु हो गए, सारे पशु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये कहां से खाना तैयार करते हैं, ये बाहर से खाना, भोजन जो होता है तैयार, भोजन ग्रहण करते हैं, बाहर से भोजन तैयार रहता है। जैसे कोई पौधा है वो तैयार है, उसको हम काटे और खा गए, वो बाहर से भोजन तैयार किया हुआ हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीव को क्या बोलते हैं, विषम पोषी जीव बोलते हैं, जो दूसरा से भोजन प्राप्त करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो जीव को बोलेंगे विषम पोषी जीव। और यह विधि को, पोषण की यह विधि जो है विषम पोषी पोषण कहलाता है। मतलब हम विषम पोषी जीव हैं, लेकिन जिस विधि से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो विधि है विषम पोषी पोषण। हमसे कोई पूछेगा कि आप किस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं, तो विषम पोषी पोषण से। आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, विषम पोषी पोषण। हाँ, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि आप किस प्रकार के जीव हैं, स्वपोषी या विषम पोषी, तो विषम पोषी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 जल्द ही आपके इस चैनल पर आएगा। और आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।